अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आती कि कुछ लोग बगैर इनविटेशन के ही ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ जो है वो व्हाई इज दैट? सर जो यूएल वाली आईडी से करते हैं उनको इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़नी चाहिए तो सही। क्योंकि मैंने वो भी टर्न ऑफ भी देखा, लेकिन फिर भी सर प्लीज ये अगर कंपनी आप पहले मीटिंग ये अपना बुक अपना चैप्टर ग्रुप में भेज देंगे, चैप्टर 24। वो भी भेज देते हैं। प्रोस्पेक्टस हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम या ये स्टार्ट किया था? प्रोस्पेक्टस हमारा कंप्लीट हुआ था। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? यानी आप लोग गजनी पार्ट 2 हैं। आप लोगों को कल की बात याद नहीं होती है तो आपको पिछले हफ्ते की बात कहाँ से याद होगी? आई गेस वी वर डूइंग प्रोस्पेक्टस नहीं कर रहे सर। थे हम। जी, सर स्टार्ट ही किया था मेरे ख्याल में। प्रोस्पेक्टस ही स्टार्ट किया था ना। जी। और वो अच्छा जी, प्रोस्पेक्टस पे बात हुई थी हमारी लास्ट टाइम। ये तो भेजा हुआ है ना मैंने आप लोगों को, या ये भी नहीं भेजा हुआ? नहीं भेजा सर। ये भी नहीं भेजा हुआ? नहीं सर, प्रोस्पेक्टस स्टार्ट कर नंबर दिया लेकिन 23 आपने भेजा नहीं भेजा हुआ अभी। है। प्रोस्पेक्टस नहीं चैप्टर भेजा सर। नंबर 23 भेजा हुआ है, 24 नहीं भेजा। यानी कि मैंने कमाल किया हुआ है। आपके कहने का मकसद ये है कि मैंने किया हुआ है कमाल। तो इस कमाल को अभी हम ख़त्म कर देते हैं और ये ग्रुप में आ गया आपके प्रोस्पेक्टस।
ये फाइल मोस्ट प्रोबेबली आ गई होगी। सर आपके पास अगर पूरी बुक है तो पूरी मेरे ख्याल से ज्यादा आसान रहेगा सबके लिए, जी सर। सबके पास बुक आ जाएगी। पूरी बुक में असल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे रेलेवेंट नहीं है, यार और सर यहाँ कहीं और काम आ जाएगी हमारी वो। नहीं सर, इसको पर्सनली कर दें, हमारे लिए तो ये काफी है। अच्छा ठीक है, दोनों काम कर लेंगे। ख्वाजा साहब को भेज देंगे और बाकी लोगों के साथ जो है वो इसी तरह ही शेयर करते रहेंगे। और ये अब स्क्रीन तो मोस्ट प्रोबेबली अपीयर हो ही रही होगी आपके सामने। यस। अच्छा जी। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड, और ये हमने खैर लास्ट टाइम इसके ऊपर बात की थी कि प्रोस्पेक्टस जो है वो जैसे जर्नल टर्म्स में सिर्फ एक बुकलेट हुआ करती है, तो कंपनीज के केस में प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक बुक नहीं है, बुकलेट नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। और वो हमने देखा था कि वो एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, वो कोई सर्कुलर भी हो सकता है, वो कोई मटेरियल भी हो सकता है, वो कोई पब्लिकेशन भी हो सकती है जैसी कि आपके पास थी भी। लेकिन इट डजंट नेसेसरली मीन्स कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ बुकलेट जब भी प्रोस्पेक्टस का वर्ड यूज हो। और रीजन बीइंग कि कंपनी ने जो if you are talking about a company and if you are talking about a listed company, it has a much wider audience than a partnership or a sole proprietorship. तो उस केस में बुकलेट्स छपवाना उसकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी कि जो रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करना है, तो वो रेवेन्यू को भी हो सकता है कि जो रेवेन्यू के बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट्स को वो आउटवे कर दे। तो इसलिए लॉ ने इजाज़त दी कि भाई आपने, अब अखबार तो हर कोई पढ़ता ही है, अगर यानी मेरे जैसे नहीं भी पढ़ता, लेकिन खैर है नहीं, आप अखबार का ये है कि वो अखबार हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, और फिर जब इस किस्म की खबर बाहर होती है कि कंपनी शेयर इशू करने लगी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी काफ़ी बड़ा होता है और इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। तो कुछ ज़्यादा को प्रॉब्लम वैसे भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की होती नहीं है। कंपनी अपनी वेबसाइट पे दे दे, अब कंपनी ने वेबसाइट पे अपनी दे दिया तो एनीवन कैन गूगल एंड विजिट देयर वेबसाइट और बहुत आराम से देख सकते हैं। अखबार में छपवा दिया तो अखबार वालों ने तो आजकल नेट पे भी, ऑल्दो कि मैं वहाँ पे भी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन एनी हाउ किसी न किसी फोरम पे अगर आप उसको ई फॉर्म में भी छपवा देंगे, अखबार में इश्तिहार दे देंगे। लॉ की ज़रा रिक्वायरमेंट है इस किस्म की कि ये लोग कहते हैं कि यार कोई हार्ड फॉर्म में भी, ई फॉर्म में अच्छी बात है कि उसको भी आप करें, लेकिन हार्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट वो चीज़ करनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में हो, छपी हुई हो, ताकि ये है कि कल को अगर कोई मसला हो तो आप उसको बता सकें। फिर खैर हम लास्ट टाइम बात की थी शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये था कि अब कंपनी जो है वो अगर उसके शेयर कैपिटल में या उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो है ये बताया हुआ है कि कंपनी जो है वो कॉमन शेयर्स भी इशू कर सकती है और प्रेफरेंस भी कर सकती है और बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है और सब उसको इजाज़त है। ये हमने मॉर्गेजेस और चार्जेस वाले चैप्टर में भी अपनी ये बात जो है वो डिस्कस की है कि कंपनी को बाय डिफ़ॉल्ट उसको इजाज़त है इस चीज़ की कि वो अगर बोरो करना चाहे ऑन इट्स ओन नेम तो वो कर सकती है, पाबंदी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी कंपनीज जिनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना है, सॉरी, उनको फिर ये है कि ज़रा बोरो, जब वो वंस दे विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड दैट विल डिपेंड ऑन whether the company has issued some shares equivalent to the minimum subscription or not, तो फिर वो अगर यानी
for the companies who want to, who will have to obtain a certificate of commencement of business, only they are required that first they will have to issue some shares, and after that, if they have issued shares equivalent to the minimum subscription at least, so they can borrow the money after that. Once they will have to fulfill the requirement, they will have to raise money by issuing shares, और फिर उसके बाद अगर वो उधार लेना चाहते हैं तो लॉ की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बाकी कंपनीज को जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं लेना, उनके ऊपर तो वैसे भी पाबंदी नहीं है। सॉरी यार, अजान हो रही है। अच्छा जी, तो कंपनी बोरो करना चाहती है और उसके बॉन्ड्स इशू करने हैं, और वो उसके लिए ऑफरिंग्स जो है वो, अगर या उसमें कोई क्लास ए क्लास बी शेयर्स हैं और वो हर क्लास के लिए सेपरेटली कोई बंदोबस्त करना चाहते हैं, तो फिर इस किस्म के केस में ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस की ऑप्शन उनके सामने होगी कि भाई ये सामने आपके पास शेल्फ है और इसमें हमने डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स पेश की हैं आपके सामने, तो इसमें से देख लें आपको कौन सी पसंद है और आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर जो है वो सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस जो है वो ऑब्वियसली इसमें आपने जो बैलेंस शीट आमतौर पे कंपनी की प्रोफाइल, एक बहुत ब्रीफ किस्म का कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है और कुछ उसका थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री वगैरह भी बताई जाती है। एक बहुत अब्रिज्ड फॉर्म में, मींस एक कंसाइज फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट, एक बहुत ही अब्रिज्ड ब्रीफ कंसाइज फॉर्म में बैलेंस शीट, ये दो चीज़ें तो होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई अगर अपनी देना चाहे तो वो भी जो है वो दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे इक्तफा कर लिया जाता है। साथ में आपको फिर ये बता दिया जाता है कि भाई आपको शेयर्स लेने के लिए करना पड़ेगा अप्लाई, और उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी एप्लीकेशन। साथ में फिर आप ये भी बताएंगे भाई एप्लीकेशन मिलेगी कहाँ से, ये भी बताएंगे कि यार मुफ्त में होगी, और जमा कब करवाना है, टाइम शुरू कब से हो रहा है, जमा कब करवानी है एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो होंगी, जो ये सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस है ना, तो उसमें फिर आपने ये वाली चीज़ें जो है वो पेश करनी होती हैं, लोगों को परसुएड करना होता है कि यार आप काइंडली हमारी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो परचेज कर लें। सिंस 2003, I guess, I've never seen an IPO जिसमें लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट ना किया हो। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली दफ़ा शेयर्स इशू करती है, नए शेयर्स, पहली दफ़ा नहीं, सॉरी, लेट मी करेक्ट माय स्टेटमेंट, जब कंपनी नए शेयर्स इशू करना चाहती है तो तब कंपनी फिर प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है और उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO कहते होते हैं। तो जितने भी IPOs आए हैं आफ्टर 2003, तो सारे के सारे जो है वो कामयाब रहे हैं। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है लोगों की तरफ से। इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अच्छी नज़र से देखा है कि यार इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अच्छे पैसों में ये बाद में शेयर्स अगर हमने बेचने हुए तो ये बिक भी जाएंगे। तो
पर्पस जो है प्रोस्पेक्टस का वो बेसिकली पब्लिक को ऑफर लगाना है, नारा लगाना है एक, और उस नारे को पब्लिक करना है कि यार आप मेरे शेयर्स जो है वो कंपनी के खरीद लो। अदर देन दैट प्रोस्पेक्टस का और कोई मतलब जो है वो बेसिकली जो है वो नहीं। अब इसकी अप्रूवल आपको कहाँ से लेनी पड़ेगी? ऑब्वियसली शेयर्स इशू करने हैं तो the prospectus is issued, published or circulated with the approval of the commission, जो कि SECP है। The same condition also applies on shelf prospectus or supplement to the prospectus। सारी इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करनी है उसकी इजाजत जो है वो आपको SECP से बाकायदा, और वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज होता है, बेसिकली अप्रूवल उसकी चाहिए होती। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम कमीशन की बात करने, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि SECP ने देखनी होती हैं, तो ये कौन आया है? क्या नहीं साहब, अच्छा जी। तो moreover the commission may also impose further conditions or restrictions in this regard कि भाई अगर कोई ये कंपनी है जो कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना चाह रही है, आपको पता है वैसे एक ऐसा जर्नल बात ज़हन में आई एकदम, जमील अहमद साहब से पूछ लेते हैं कि जमील साहब प्रोस्पेक्ट वो उसकी डिस्काउंट की क्या कुछ लिमिटेशंस हैं? कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है अपने 10 रुपए के शेयर के ऊपर? सॉरी सर, मुझे नहीं अभी पता, क्योंकि मैं ज़रा रिवाइज नहीं किया हो सर। अच्छा ठीक, नहीं ये वैसे एक जनरल बात है, शायद मैंने कहा कभी अकाउंटिंग में या कुछ इस तरह कभी। सर आई डोंट हैव नॉलेज सर ये। सर अपना मैंने एक दफ़ा शायद पढ़ा ही था, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। सर मेरा ख्याल से जो फेस वैल्यू से प्राइस कम होती है उस पर वो करते हैं डिस्काउंट इश्यू। नहीं वो तो ठीक है, यानी ऑब्वियसली के फेस वैल्यू अगर 10 रुपए से कम, फेस वैल्यू से अगर कम हो तब मेरे ख्याल से देते हैं डिस्काउंट। ये इसी तरह मैंने पढ़ा था, सही तरह याद नहीं है। ये तो बिल्कुल सही हो गई बात कि अगर पार वैल्यू से भी कम पे बेचेंगे तो तब डिस्काउंट कहलाएगा। पार वैल्यू से अगर पार वैल्यू आपकी 10 रुपए है, फिलहाल मार्केट में शेयर आपका 50 रुपए का बिक रहा है, और आप जो है वो उसको, हाँ चलें ये 1 मिनट में इसको लेट्स 1 मिनट, ये अभी कौन सी फाइल अपीयर हो रही है? वर्ड की। सर वर्ड की। ठीक हो गया, और साहब ने ज्वाइन कर लिया। सपोज के पार वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो होती है वो 10 रुपए ही होती है, मेक इट 10। मार्केट में जो शेयर बिक रहा है कंपनी का, एक ऑफर वैल्यू है, और लेट्स मेक इट 90, और जो शेयर की मार्केट वैल्यू है, लेट्स सपोज के इट वाज, हम एक उस पे ले आते हैं, अच्छा जी, मार्केट वैल्यू वाज सपोज 98। ये वैसे ही अज्यूम कर एक कंपनी है, और उस कंपनी, ये जो 8 रुपए उन्होंने कम वैल्यू पे ऑफर किया है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं कहलाएगा। यही बात अभी उजैर साहब ने भी हमारी तवज्जो दिलाई इसकी तरफ कि अगर तो मार्केट वैल्यू 98 है और आप 90 पे ऑफर कर रहे हैं, तो ये तो इसलिए है कि आप you want to make your offer a bit more lucrative to the investors, that they should buy the shares, ताकि उनको एक शेयर के ऊपर 8 रुपए का बेनिफिट हो जाए।
सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये तो उसको जरा उनको लालच देने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए, उनके लिए इसको वैल्यूएबल बनाने के लिए आपने कीमत जो है वो ये रखी है, 8 रुपए कम रखी है कि हर बंदे को यार ये हो कि भाई अगर ये शेयर परचेज करूंगा तो सीधा सीधा 8 रुपए का फायदा तो एक शेयर के ऊपर है ही है। अगर मैंने 500 शेयर्स खरीदे हैं और मुझे एक शेयर के ऊपर 8 रुपए का फायदा है तो तकरीबन हर मुझे 4000 का तो फायदा हो ही गया। ठीक है। और सर जी जी सर ये हमजा नवीद का कोई मैसेज आया सर? जी सर, आपको आया? नहीं सर, ये इधर शो हुआ था सारों को। ये भी को पूछने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम सर आप पढ़ा रहे थे तो मैंने इसलिए मैसेज किया था क्योंकि मैंने जाना है, तो इसलिए मैंने कहा आपको मैसेज करके बता दूं। सर वालदा से ज़्यादा तो कोई चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती ना, तो बाय ऑल मीन्स जाएं, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। हमजा हैं? अच्छा, हमजा चला गया। जुगत आई थी यार एक जहन में, लेकिन वो अब चला ही गया, तो अब मैं क्या बहरहाल चलें। सर कर दें सर, हम उसको बता देंगे। मैंने कहा यार वो पूछ लिया जाए कि वो बड़ी वाली अम्मी को लेके जाना है या छोटी वाली अम्मी को लेके जाना है। अगर वो तो वो पूछना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चलिए उस वक्त नहीं आया जहन में। तो अच्छा, तो पार वैल्यू जो है वो अगर 10 है, मार्केट वैल्यू सपोज है 6, ऑफर वैल्यू क्या होगी? और अब जो होगी ना वो डिस्काउंट कहलाएगी। एक मिनट, इसको हम जरा इसको हम कह देते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, यहां करते हैं पेस्ट, इधर लिखेंगे दिस इज नॉट अ डिस्काउंट टेक्निकली। जो ऑफर आपने किया है ये डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। और अब अगर उसकी वैल्यू है, चलिए 8 ही कर लेते हैं, और पार वैल्यू है 10, ऑफर वैल्यू क्या वो 8 या 7 वैल्यू ऑफर कर सकते हैं? ये वो सवाल था जो कि मैं करना चाह रहा था। और बात सारी जो निकली है ना, वो निकली इस बात से है कि कमीशन जो है वो कुछ और भी, द कमीशन में ऑल्सो इम्पोज फर्दर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ से सारा मसला जनरेट हुआ है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अब ये पाबंदी है कि आप 8 या 7 या 6 या 5 ऑफर वैल्यू नहीं लगा सकते। कंपनी कैन ऑफर a discount of maximum of 10% of the par value। कंपनी के पास 10% से ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं। यानी इसका मतलब है कंपनी सिर्फ 1 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है। कंपनी के पास ताकत सिर्फ 1 रुपए का डिस्काउंट देने की है। इससे ज्यादा का डिस्काउंट अगर आपने देना है तो फिर आपको SECP से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब मार्केट में 8 का बिक रहा है तो आप 9 का तो नहीं बेच सकते, फिर तो लेगा ही कोई नहीं।
एक चीज मैंने आपसे अगर महंगी लेनी है तो मैं मार्केट से जाके सस्ती क्यों ना ले लूं? ठीक है। ठीक है। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो आपने अगर डिस्काउंट देना है सपोज 3 रुपए का, तो ताकि आप 7 रुपए की वैल्यू जो है वो उसको ऑफर कर सकें, तो इसके लिए आपको बाकायदा इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं दे सकते हैं 10% से ज्यादा। अच्छा, प्रीमियम की कोई हद नहीं है, प्रीमियम आप जितना मर्जी जो है वो देना चाहें वो दे सकते हैं। देयर इज नो लिमिट फॉर प्रीमियम, देयर इज नो लिमिट फॉर शेयर प्रीमियम। यानी 10 रुपए का शेयर आप 9,000 का भी बेचना चाहते हैं, 12,000 का भी बेचना चाहते हैं, 15,000 का भी बेचना चाहते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ना SECP की ना किसी और की। भाई तुम्हारी कंपनी की औकात इतनी है कि तुम महंगा शेयर बेच सकते हो तो बाय ऑल मींस बेचें आप। तो यूनिलीवर का शेयर किसी ज़माने में, अब तो यार बड़ा अरसा ही हो गया कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन यूनिलीवर का शेयर एक ज़माने में 10 रुपए का शेयर जो था वो 9,000 का, तो 9,000 तो नहीं, प्राइस गिर के 9,000 हुआ था। 12,000 पे तो अपनी आंखों से खुद देखा हुआ, 9,000 भी देखा हुआ। जब मार्केट क्रैश हुई थी तो शेयर ड्रॉप होके 12,000 से 9,000 पे आ गया था। तो ऐसा भी है कि भाई 10 रुपए की चीज़ जो है वो इतनी महंगी बिक रही है कि वो हज़ारों में है। और ऐसा भी है कि कंपनी की जो वैल्यू होती है वो यानी 10 रुपए का शेयर भी जो है वो नहीं बिक रहा होता। तो अब मैं उसकी लेटेस्ट प्राइस में उसकी सर्च करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे, हाँ, एक मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। ओहो, अब ये जो लंदन में इनकी है वो 4,378 है। तो ऑब्वियसली ये पाउंड्स में होगी, तो अगर वहां पे 4,000 पाउंड है तो यहाँ पे तो वैल्यू और भी 14,500 जी। जनवरी 1 को 14,500 का ट्रेड हुआ। सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। वो यार अभी फिलहाल मैं क्योंकि वो कर नहीं रहा था, तो एनी हाउ, अच्छा, देयर इज नो लिमिट फॉर शेयर प्रीमियम। अब मसलन यूनिलीवर का जो शेयर है वो बेसिक पार वैल्यू तो उसकी 10 रुपए है, लेकिन अगर वो अब नया शेयर इशू करेंगे अब, तो ऑब्वियसली 10 रुपए का तो नहीं इशू करेंगे। मार्केट वैल्यू अगर 14,500 है तो वो थोड़ी सी, अगर सपोज के 14,000 भी रख लेते हैं, इतनी कम तो नहीं करेंगे, लेकिन बाद 14,000 भी कर लेते हैं तो उनको 13,990 का शेयर प्रीमियम मिलेगा।
शेयर प्रीमियम क्या होता है? इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड पार वैल्यू। ठीक है जी। तो अब मार्केट वैल्यू उसकी 14,500 है और पार वैल्यू जो है उसकी 10 रुपये है खाली। पाकिस्तान में शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये ही होती है, तो मार्केट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम का अंदाज़ा लगा दें। अब इसकी इजाज़त किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं इतना महंगा शेयर बेच लूँ या ना बेचूँ। भाई तुम्हारी वैल्यू और औकात है तो तुम बेच सकते हो, कोई मना नहीं तुम्हें करेगा। यू कैन गो अहेड बाय ऑल मीन्स। लेकिन अगर जो डिस्काउंट है तो सर डिस्काउंट एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने सुना ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये शेयर के साथ प्रीमियम नहीं देती। क्या मतलब हुआ? ये बात सुनी है क्या? जरा ये क्लियर कर दें तो फिर आगे देख लेते हैं कि सही सुनी है नहीं सुनी है क्या। कौन थे? उसामा। जी उसामा, यार मतलब क्या था इस बात का? मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, उसामा शायद माइक का कोई प्रॉब्लम लग रहा है उनको। उसामा अगर सुन रहे हैं तो वो कर दें, इनबॉक्स में कुछ कर दें, मैसेज कर दें अगर कोई माइक वगैरह का इशू है तो। अच्छा, बहरहाल जो जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि प्रीमियम वगैरह जो है वो कंपनीज नहीं देती हैं, तो ऐसी बात जो है वो नहीं। ऑब्वियसली जो बड़ी कंपनीज हैं, अब मैंने यूनिलीवर का ही आपको बता दिया, मैं गूगल करके शेयर प्राइस बताइए आपको जो 14,500 है। तो अब नया शेयर जब इशू करेंगे ना, अच्छा कंपनी को जो शेयर प्रीमियम मिलता है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, वर्ड की स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। यस अच्छा, सर, हो रही है सर। तो शेयर प्रीमियम होता है ना, शेयर प्रीमियम can be earned only when the company issues shares, when the company issues new shares। पहली दफा शेयर इशू करेगी ना, तो जैसे टोयोटा है या होंडा है या बुगाटी है या BMW है, वो जब गाड़ी पहली दफा बेचेगी उसने पैसे कमा लिए जितने कमाने थे, प्रॉफिट कमा लिया जितना उसने कमाना था। 10 लाख की गाड़ी थी, उन्होंने 70 लाख, 10 लाख की गाड़ी बनाई थी, 70 लाख की आपको बेच दी, तो उसने 60 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। अब उस गाड़ी के साथ आपने क्या करना है? आप उस गाड़ी का मोटरसाइकिल बना लें, आप उस गाड़ी का हवाई जहाज बना लें, ट्रकों के साथ टकरे मारते फिरें, पहाड़ी से नीचे गिरा दें, उसकी कश्ती बना लें, दे डोंट केयर। उन्होंने तो जो चीज थी वो आपको बेच के और उन्होंने पैसे हासिल कर लिए। अब जब आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस या जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। सेम इज द केस विद शेयर्स। जब उन्होंने नए शेयर्स इशू किए उस वक्त कंपनी ने कमा लिया जो कमाना था, उसी वक्त की जो प्रॉफिट होगा, उसी वक्त का जो प्रॉफिट है, उस वक्त के प्रॉफिट को शेयर प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, बाद में जो है वो ऐसा नहीं होने लगा। और जहां तक बड़ी कंपनीज का ताल्लुक है तो वो ये है कि उसमें क्योंकि वॉलेटिलिटी उनके शेयर्स में ज्यादा नहीं होती है, शेयर्स जरा स्टेबल होते हैं, मार्केट वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। इस वजह से अगर आप इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि वहां उस पे इन्वेस्टमेंट पे, अब पहली बात तो तुम ये बताओ ना कि यार एक शेयर तुम ले लोगे 14,500 का, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में तुम्हारे पास कितने शेयर्स आएंगे? 5 या 6 आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आने लगे। 5-6 शेयर्स लेके क्या करोगे? और अगर उसके ऊपर को गेन हो भी गया, गेन अगर हो भी गया तो वो गेन कितना हो जाएगा? यानी कीमत 5 रुपए बढ़ जाएगी, 10 रुपए बढ़ जाएगी।
5 शेयर के ऊपर, तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर तकरीबन 6 शेयर ले सकते हो तुम। 5-5 रुपए भी कीमत बढ़ती है तो सिर्फ 30 रुपए का तुम्हें प्रॉफिट होगा। फायदा है ऐसे प्रॉफिट का। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और सिर्फ आपको 30 रुपए का गेन हुआ है। और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करोगे तो सिर्फ 300 का गेन होगा। यानी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गेन फिर भी नहीं हो रहा। तो अगर तो इस पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे हैं तो हाँ चले ठीक है, फिर मैं मान सकता हूँ कि वो स्टेबल शेयर्स होते हैं, इसमें ऑसिलेशन ज्यादा इतनी नहीं होती, लेकिन इसमें ज्यादा बंदा हाथ भी नहीं डाल सकता। हर बंदे की ये औकात नहीं होगी कि वो 10 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो बस ये इस किस्म के अगर कोई इश्यूज की बात आप कर रहे हैं तो सही है, मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वो प्रीमियम देती ही नहीं है, तो प्रीमियम की बात जो है वो तब है जब कंपनी नए शेयर इशू करेगी, तो उसके अलावा नहीं। सही है सर, समझ आ गई। चलिए, ग्रुप में तो नहीं आया, मैं ये उसामा ही थे। जी सर, मैं ही था सर। चलें ठीक है, बस। Prospectus approved by the commission shall be valid for a period of 60 days from the date of such approval. Yeah, I guess हमने देख लिया था ये। Anyhow, अच्छा चलें। However, the time period of 60 days may be extended by the commission by reasons to be recorded in writing. 60 दिन के अंदर अंदर वो जो आपने अब ऑफर लगाई है ना पब्लिक को, तो फिर उसको मटीरियलाइज भी करना है आपने। उससे पहले पहले ये सारा प्रोसेस कि भाई वो कहाँ कहाँ इशू होगा और एप्लीकेशन कहाँ से मिलेंगी और जो भी डिटेल्स हैं भाई ये पहले ही फाइनलाइज कर लो, ताकि ये है कि 60 दिन के बाद फिर ये जो प्रोस्पेक्टस और ये जो ऑफर आपकी होगी इट विल डाई डाउन। तो इन केस ऑफ शेल्फ रजिस्ट्रेशन अप्रूवल फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 60 डेज में अप्रूव्ड बाय, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, फिर उसमें डेट वाली चीज़ भी है, तो उसमें टाइम आपको ज़्यादा दिया जा सकता है। क्योंकि वंस एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड तो you will have to scrutinize the applications, किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए वगैरह वगैरह। तो the issuer or the offerer shall not less than 91 days before the proposed date of publication of the prospectus submit a copy to the commission for approval. पहले अप्रूवल लोगे, अप्रूवल लेने के बाद फिर जब तुम पब्लिश करोगे तो उसके पब्लिश होने के 60 दिन तक ये ऑफर जो है वो स्टैंड कर सकती है। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल है, ये पढ़ लीजिएगा जो भी है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है सर, काइंडली मुझे बता देंगे कि प्रोस्पेक्टस से क्या मुराद है सर? प्रोस्पेक्टस से यार मुराद सिर्फ और सिर्फ बुकलेट नहीं है जो कि आपने जब यूनिवर्सिटी अप्लाई किया होगा तो आपने लिया होगा, या उससे पहले भी आप जहाँ जहाँ से वो बुकलेट आप लेते रहे हैं। प्रोस्पेक्टस लॉ की जुबान में इट हैज़ अ मच वाइडर एप्लीकेशन। एडवर्टाइजमेंट है कोई, सर्कुलर है कोई, और उसमें पब्लिकेशन भी शामिल है। तो अब टीवी पे ऐड चलवा दिया आपने, आपने वेबसाइट पे लगा दिया, अखबार में इश्तिहार दे दिया, तो ये सारी चीज़ें भी प्रोस्पेक्टस ही कहलाती। ठीक है, खाली बुकलेट जो है वो नहीं है, उससे ज़रा थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा है। So the prospectus in its full text or in such abridged form shall be published in at least in one Urdu and one English daily newspaper. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि लॉ की ना एक अंदर उसके ये है चीज़ के भाई हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। सॉफ्ट फॉर्म में ठीक है, आजकल तो काफ़ी काम सॉफ्ट फॉर्म में भी चलता है, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ हार्ड फॉर्म में तो हर सूरत में होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपने जहाँ उसको रखने आप रखते रहें। अभी इसमें एक और बात भी करेगा, थोड़ा सा आगे जाके पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, ना किया तो फिर मैं बता दूंगा। इट शैल नॉट बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स लेस देन 7 days और मोर देन 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। के जब से एप्लीकेशंस मिलना शुरू होनी है ना कि भाई जाओ आप एप्लीकेशन ले लो और फिल करके और पैसे जमा करवा दो, तो ये एप्लीकेशंस के मिलने से या जैसे वो होता है दाखिला खुलने से 7 दिन पहले पहले आपने वो करनी है, उसको पब्लिश करवाना होगा। अब ये जो
एटलीस्ट वन उर्दू और वन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर की जो बात हुई भी है, ये बेसिकली उस एरिया में होना चाहिए जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। मसलन लाहौर में है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस वाले एरिया की जो अब ये नहीं है कि वो है उधर और वो छपवा गवादर में रहा हो, जंग में उसने सपोज छपवाना है या डॉन में छपवाना है उसने, तो जो उनके जोनल ऑफिसेज हैं उस एरिया के, वहां पे छपवाना लाजमी है। बाकी फिर ये है कि किस न्यूज़पेपर में छपवाए की कोई पाबंदी नहीं। ठीक है जी, ये एक बीच की एक वो बात है जो कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि उन्होंने यहाँ पे बात की है। और अगर वो है लिस्टेड कंपनी है तो फिर तो उसको जिस जगह पे उसकी कंपनी लिस्टेड है, जैसे पहले यूं हुआ करता था कि इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज थी और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थी, अब तो खैर वो सारा कुछ करके PSX हो गई है। तो उससे पहले वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करती थी, तो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी उनको जहाँ पे जिस स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है, तो फिर वहाँ के भी एक उर्दू न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में कंपनी को इश्तिहार देना ज़रूरी था। तो ये एक ऐसी बात है जो कि मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मौजूद है इस तरह। A sufficient number of copies of the prospectus as approved by the Commission shall be made available free of charge from the date of its publication till the closing of the subscription at the registered office of the issuer, with all the securities and security exchanges of the country, with all the bankers to the issue, the concerned share registrar, the concerned balloter, जो balloting कर रहा होगा, जो कुरानदाजी टाइप इसको हम कहेंगे, and the concerned credit rating agency if any। अब ये इन तमाम लोगों के साथ ये जितने भी हैं, इनके पास बैंक्स जो हैं, जिस बैंक में भी, हर बैंक में नहीं, सिर्फ उस बैंक में जिसमें आपका अपना अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट UBL और ABL में है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आपको अपना ये प्रोस्पेक्टस रखवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशंस UBL और ABL की तमाम ब्रांचेस में से तो मिल सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आपका अकाउंट ही नहीं है, तो पैसे जो होंगे वो कहाँ जमा करवाएगा जो इन्वेस्टर होता है। होता यूँ है कि एप्लीकेशन मिलती है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद इसका जिक्र किया हो, एप्लीकेशन मिलती है, उस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहुत कुछ डिटेल कॉम्प्लेक्स किस्म की एप्लीकेशन नहीं होती। आपने वो एप्लीकेशन फिल करनी होती है। फिल करने के बाद आपने जितने शेयर्स लेने होते हैं उसका एक बॉक्स सा बना हुआ होता है, उस बॉक्स को टिक करना होता है, और टिक करके जितने पैसे उसके बनते हैं, मसलन एक शेयर जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है 90 का, और आप 500 शेयर्स लेना चाहते हैं, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये हो जाएगा 9000, और ये 45,000 का एक चेक जो होगा वो आप उसके साथ लगा के एप्लीकेशन के साथ क्रॉस चेक, और वो कंपनी के अकाउंट में जमा, वो उस बैंक की जिस भी ब्रांच में आप घुस जाएं, मुफ्त में एप्लीकेशन मिलेगी। एप्लीकेशन को फिल करेंगे, फिल करके शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएंगे, वो लगाएंगे, साथ में चेक लगाएंगे, और उसी ब्रांच में जहाँ आप घुसे थे वहीं आप जमा करवा के, डब्बा शब्बा सा पड़ा हुआ होगा या जो भी उनका ऑफिसर डेजिग्नेटेड होगा उसको दे के वापस आ जाएंगे। फिर जब वो बैलेटिंग ख़त्म हो जाएगी, ये जब लोग उसको एप्लीकेशन डालते रहेंगे, तो जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो सारी की सारी पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ UBL और ABL की ब्रांच है और जहाँ जहाँ दरखास्तें आई हैं वहाँ से वो कंपनी के हेड ऑफिस में पहुँचेंगी। अगर किसी ने ब्रोकर को रखवाया हुआ है तो वो ब्रोकर भी भिजवा देंगे, उनको कंपनी को भिजवा देंगे। अगर ये जो बाकी किसी जगह पे भी वो जगह वगैरह भी सारी वो बताई हुई होती है कि भाई एप्लीकेशन तुम कहाँ कहाँ से ले सकते हो, आप खुद भी कंपनी की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके एप्लीकेशन फिल करके और भिजवा सकते हैं। साथ में ऑब्वियसली फिर इस बात का ध्यान रखना है कि चेक अगर भिजवा रहे हो तो वो क्रॉस ज़रूर जो है वो उसको कर देना। तो
क्या बात हो रही थी, हाँ जी। तो जब वो टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो उसमें से देखेंगे कि यार किस किस को शेयर इशू किया जाए, किस किस को ना इशू किया जाए। जिसको शेयर इशू करना होता है उसके पैसे रख लिए जाते हैं, और जिसको नहीं इशू करना होता उसको पूरी की पूरी की पूरी की पूरी अमाउंट विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ इवन 1 रुपी, कि भाई ये सर्विस चार्जेस हैं, बगैर किसी किस्म की डिडक्शन के सारी की सारी अमाउंट जो है वो उनको वापस कर दी जाती है, और उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है वो अमाउंट वापस जो है वो आ जाएगी। तो प्रोस्पेक्टस की बहरहाल इन जगहों पे कॉपीज रखवाना जो है वो ज़रूरी है। तो the prospectus along with the subscription form shall be uploaded on the website of the issuer and shall remain there from the date of its publication in the newspaper till the closing of the subscription। अपनी वेबसाइट पे भी आपने रखना है। अब इसके कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, ज़रूरी चीज़ है ये। उसमें एक चीज़ तो ये है कि प्राइमरीली the prospectus must contain sufficient material to enable any person to reach a decision on the investment in securities of the company। ये वो मैंने आपको बता दिया है कि जर्नल इंट्रोडक्शन होती है, थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री होती है, थोड़े से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताते हैं, 2-4 पैराग्राफ्स उस चीज़ के होते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट होती है ब्रीफ सी, बैलेंस शीट ब्रीफ सी होती है। लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही है, जिसके पास है तो बहुत है, जिसके पास नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं है। तो पीपल आर सर्चिंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो दे डोंट केयर के बस वो ऊपर नाम देखेंगे, ये देखेंगे कि यार IPO है तो चल जिगर पैसा बीच में डालते हैं, पैसा कमाएं। तो anyhow, the prospectus is a formal document and needs approval from the commission and clearance from the stock exchanges as well, because any security which is offered to the general public should be listed on stock exchange. Otherwise, company is not allowed to allot any security to the applicants. Hence, the stock exchanges, in addition to the commission, are also regulators who regulate the listings of securities and issuance of the prospectus. बहरहाल अब ये वाली बात उन कंपनीज के बारे में हो रही है जो कि लिस्टेड है, ठीक है। हर ही कंपनी के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती। The purpose of the prospectus is to enable the investor to decide whether to subscribe the shares or debentures of the company or not. The company would surely want that all the good aspects are shown and people are attracted to invest in the company, but this is the time when it is like commission, stock exchanges and registrar come to the ask the company fact written in or omitted from the prospectus। अब वो इसलिए उनको 3 महीने पहले वो जो 90 दिन का उसने टाइम मांगा था, इसीलिए मांगा था कि भाई ये 90 दिन पहले अगर तुमने शेयर इशू करने हैं तो हमारे पास इसको सबमिट कराओ, हम देखें कि यार इसमें कुछ हमें फलानी चीज पता लगी है कि तुम्हें तो अच्छा खासा लॉस हुआ है, तुम्हारा तो वो क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हारे तो कैंसिल हो गए और तुम्हारे तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बुरे हैं, और तुमने जो है तो लिखा हुआ है कि तुम चांद से उतरे हुए हो। तो भाई ये चीजें जो है ये जरा थोड़ी सी अपने आप को जमीन के ऊपर लेके आओ। जो शेयर प्राइस आपने मेंशन की हुई है, सपोज वो शेयर प्राइस आपकी नहीं है, उसको एडजस्ट करें या वगैरह वगैरह, जो भी आपकी एक डिवीजन क्लोज हो गई है और आपके तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो तो आप जो है वो ये चीज़ें ऐसी कि भाई लोगों को पता चलनी चाहिए, वो मेंशन करें वहाँ। It is customary for authorities to require the company to arrange and write the risk factors separately. All the factors that could be risky for investment in a company are written, and readers of the prospectus are specifically advised to read the same before making any investment decisions. अब आप जो है वो कंपनी कुछ इस किस्म की है जो कि जिसने डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो डेरिवेटिव्स आपको पता ही है कि वो ज़रा थोड़े से, और स्पेशली द करेंसी डेरिवेटिव्स
कमोडिटी डेरिवेटिव्स फिर ज़रा कॉम्प्लेक्स होते हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स और शदीद कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें हैं, एंड दे डिपेंड ऑन सो मैनी थिंग्स। उनकी वैल्यू जो है कि उसमें वैसे बहुत ही कम लोग हाथ डालते हैं, लेकिन अगर उन्होंने हाथ डाला हुआ है तो यानी ये चीज़ इन्वेस्टर को पता होनी ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं या कैसे आपने किया हुआ है। It does not, however, mean that the authorities act just to discourage the company and its promoter, but it is the duty of the authorities to make sure कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर जो ज़रूरी इसमें चीज़ है वो टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस है, वो हम उस पर तो हम बात खैर कर ही चुके हैं कि 90 दिन पहले कमीशन को जमा करवाना है, कमीशन पर 60 दिन का टाइम देगी, और जब आपने इश्तिहार देना है तो जब आपने एप्लीकेशंस वो जो नहीं होते शादियों में जैसे खाना खोलते हैं, तो जब आपने खाना खोलना है, जब शेयर्स वाकई शुरू हो जाएंगे तो उससे तकरीबन 7 दिन पहले इश्तिहार आपका या प्रोस्पेक्टस आपका पब्लिश होना चाहिए। तो द कंपनी मे इशू अ प्रोस्पेक्टस एट एनी टाइम इन इट्स लाइफ, और if the company wants to issue shares to public before commencement of the business, it may opt to do so. Otherwise, the company may opt not to issue shares to the general public initially and start the business without involving the general public. लेकिन अब ये वो कंपनीज कर सकती हैं जिनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की ज़रूरत है तो वो शेयर इशू करेगा तो बात आगे बढ़ेगी, वरना तो बात ही आगे नहीं बढ़ने लगी। तो बहरहाल यानी किसी वक्त भी जो है वो इशू कर सकती है, और वंस, ये जो तीसरा पैराग्राफ है ये देख लेते हैं। वंस इशूड एंड सिक्योरिटीज अलॉटेड under a prospectus, its existence ends and it is not like something the memorandum of articles or association। obviously एक ऑफर थी, वो ऑफर जिस दिन उसके ऊपर काम हो गया या नहीं हुआ वो खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा शेयर इशू करने हैं तो आपको एक दफा फिर से नई ऑफर लगानी पड़ेगी विद न्यू वैल्यूज और न्यू कंडीशंस। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यानी कुछ आपने वैल्यूएशंस करनी है या आपने कुछ अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू बनानी है, बतानी है। सपोज एंड यू आर एन ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनी और आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू बताना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि अच्छा उसामा राशिद साहब, सवाल अब तो क्लियर हो गया ना आपका? बात वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी जो बात की है वो उस पर्सपेक्टिव के लिहाज से तो ठीक बात की है उन्होंने। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर 1 लाख तुमने इन्वेस्ट किए हैं और खाली 5 शेयर ले लिए हैं, तो अब इस शेयर की प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने लगी, तो तुम्हें 1 लाख रुपया भी लगाओ तो अगर 5% भी आप किसी इन्वेस्टमेंट पे ना अपना प्रॉफिट की परसेंटेज रखते हैं तो 1 लाख का 5% तो 5,000 होता है, और तुम्हें खाली प्रॉफिट होगा 30 रुपए। तो 30 रुपए 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30 रुपए का प्रॉफिट कमा के क्या करोगे? या जैसे मैंने कहा था कि वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करोगे तो खाली 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिर्फ 300 रुपए का प्रॉफिट, ये तो बात बिल्कुल ही ना हुई। यानी तो एग्जैक्टली तकरीबन बात उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही की है, जो कि वो क्योंकि शेयर्स ज़रा स्टेबल होते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा इतनी नहीं होती है, तो इस वजह से अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं मे बी कि वो
ये बात कर रहे हो और ठीक ही बात कर रहे हैं कि जब शेयर ही स्टेबल है और उसमें ज़्यादा इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है तो फिर प्रॉफिट भी ऑब्वियसली उसी के हिसाब से ज़्यादा नहीं होने लगा। लेकिन अब यूनिलीवर जैसे जो शेयर्स हैं तो इनमें भी एक स्टेडी ग्रोथ आई है। इस किस्म की कंपनीज में फिर वो जो लंबे दौड़ का जो खिलाड़ी होता है ना, लंबी रेस का जो खिलाड़ी होता है, वो फिर फायदे में रहता है। अब जिसने शेयर्स लिए होंगे इसके, मैंने आपको बताया था 12,000 रुपये, तो मैंने और काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ कि 12,000 मैंने वैल्यू उसकी देखी थी। फिर मैंने जब वो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी तो 9,000 रुपये भी खुद अपनी आंखों से वैल्यू देखी। अब बात 14,000 रुपये पहुंची है, 14,500 पे। इससे भी बात ऊपर नीचे होती रहती होगी। तो जो लंबी दौड़ का खिलाड़ी है ना, उसने तो 5,000 रुपया एक शेयर के ऊपर कमा लिया होगा या इससे ज्यादा कमा लिया होगा। हाँ, जो इन्वेस्टर ऐसा है जिसकी हरकतें इस किस्म की हैं कि उसने आज इन्वेस्टमेंट की और कल उसने शेयर बेच दिया कि भाई आज वैल्यू में 1-1 रुपए का इजाफा हो गया है तो बस निकालता हूँ और पैसे कमाता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली वो इस किस्म के शेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इन अ वे बिल्कुल सही कह रही हैं वो बात, और जो उनका पर्सपेक्टिव है वो जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि वो इस हवाले से बात कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। A prospectus shall not contain a statement supporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in information or promotion or in management of the company। और expert से मुराद क्या है? बैंकर है, securities advisor है, engineer, valuer, accountant, lawyer or any other person whose profession gives authority to a statement made by him। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी उसकी दे रहा था और बात बीच में रह गई। ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है आप, और अपनी इन्वेंट्री जो है वो उसमें वैल्यू शो की हुई है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी आपने एक सर्टेन प्राइस बता दी कि भाई उसकी 114 रुपीज़ के हिसाब से इतने बैरल्स हमारे पास जो है वो पड़े हुए हैं, तो उसकी ये टोटल वैल्यू बन जाती है। और एक्चुअली मार्केट में प्राइस जो है वो फॉल कर गई, जैसे कुछ अर्से पहले वो, लेकिन वो तो खैर इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, तो हम लेट्स नॉट गो इनटू दैट। वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, या आपने बताया कि हमारे पास जो तेल के कुएं हैं उसमें इतना ऑयल मौजूद है, और आपने साथ में एक एक्सपर्ट का जिक्र कर दिया कि भाई ये फलाने एक्सपर्ट ने, ये फलानी जियोलॉजिकल सर्वे कंपनी है जिसने ये अंदाज़ा लगा के हमें बताया कि भाई इतना तेल इसके अंदर अंदाज़न अभी भी मौजूद है, और वो बाद में अगर इतना नहीं निकलता तो एक्सपर्ट भी पकड़ा जाएगा, आप भी पकड़े जाएंगे। तो अगर कोई इस किस्म की आपने इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है तो वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू दें, और वो एक्सपर्ट भी जो है वो आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल लायबिलिटी, अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस हु मेक्स अ मिसलीडिंग, यहाँ पढ़ रहा हूँ जी, मेक्स अ मिसलीडिंग, इनकरेक्ट और अनट्रू और डिसेप्टिव स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब ये बड़ी वो है बात, ये अभी जो एक्सपर्ट की बात भी हुई है कि क्रिमिनल ऑफेंस है और कैद होगी। तो omits information or statement from the prospectus that Securities Act or any rule or regulation made under Securities Act requires to be included in the prospectus, or a prospectus that contains a statement or to be, अब यहाँ से पढ़ रहा हूँ, or to be based on a statement made by an expert shall not be issued, circulated or published unless the expert has given his written consent, or there appears in the prospectus a statement that the expert has given and has not withdrawn his consent। उसकी इजाज़त से, अगर उसका नाम ले रहे हो उसके रिटन इजाज़त से, खाली खुली बात यानी की हुई है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, रिटन इजाज़त से आप अगर ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो every offerer, issuer, director
of an offerer or issuer or any other person who has signed the prospectus shall be liable to pay compensation to any person who acquires any of the securities in reliance upon the prospectus. अब वो अगर इंफॉर्मेशन कोई गलत निकल आई और अगले बंदे को नुकसान हो गया, तो जो बंदा इस प्रोस्पेक्टस के साथ इन्वॉल्व था उस बंदे को जो आदमी है उसको उसका लॉस पूरा करके देना पड़ेगा। तो ये था जी प्रोस्पेक्टस। और आगे चलें या नेक्स्ट टाइम मीटिंग बहुत आज सर सर आज के लिए काफी है सर। बिलीव मी, मुझे पता था आप लोगों का जवाब क्या होगा। मैं इसीलिए दिल खुश करने के लिए ही मैंने पूछा था कि यार ये निकम्मे बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछ लूं कि भाई आगे चलना है। नहीं तो इन्होंने तो यही कहना है कि सर आज के लिए बहुत होगा। नहीं सर, वो आपको बता देता कि आज पढ़ा लें, लेकिन वो कल भी क्लास है तो 2-3 असाइनमेंट्स हैं, इस वजह से थोड़ा है कि अगर आप ब्रेक लगा दें। नहीं तो आप पढ़ाएं, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो असाइनमेंट वगैरह इस वजह से अगर आप ब्रेक लगा दें वो भी करनी है। ठीक है, ठीक है सर, अपना थैंक यू। ओके सर, सर वो लगा दीजिएगा अटेंडेंस। हाँ अटेंडेंस लगा लेते हैं यार, ठहर जाओ। चले एक तो सीजीएल में बंदे भी इतने हैं, वो पेपर मैंने देखने शुरू किए हुए हैं, वो लिस्ट ही तुम्हारी खत्म नहीं हो रही होती। आज है जी 23। अच्छा जी, एहतशाम जहांगीर, हसन रजा, तलहा अशरफ, हसनैन हसन, प्रेजेंट सर। और हुसैन प्रेजेंट सर। अली हसन बुखारी, उसामा रशीद तो थे। प्रेजेंट सर। वाजिद अहमद, वाजिद अहमद, अबू बकर रशीद, बिलाल अहमद, वहीद महबूब, फैसल रमजान, हंजला ताहिर, सकलैन हैदर, यस सर। नईम अख्तर, सर वाजिद प्रेजेंट है सर। वाजिद है किधर? अच्छा सर पिछली क्लास में भी लास्ट टाइम या पे अटेंडेंस टाइम कट गया था, नेटवर्क इशू है सर। अच्छा जी, सकलैन हैदर साहब हैं, नईम अख्तर, अवर साहब तो हमेशा की तरह होते हैं, अदनान खालिद। जी सर, मैं भी हमेशा की तरह होता हूँ, बट आपकी नजर ही नहीं पड़ती कभी हम पे सर। यार वो सीआर है ना, तो इस वजह से उसका पता लगता रहता है। तो जो आप लोग रेगुलर वगैरह हैं, मसलन और हुसैन है और फैसल पता नहीं आज क्यों नहीं आया, वरना तो ये भी होता है, हंजला भी होता है। ये पता नहीं दो आज क्यों, बिलाल भी, वहीद भी आता रहता है, लेकिन चले। तो आज से आपको भी याद रखेंगे अदनान साहब। फरुख शहजाद, सोहेब अयाज, तलहा भट्ट। सर ये कोई दानियाल भट्ट साहब है, इन्होंने प्रेजेंट बोला है मैसेज में। दानियाल भट्ट या तलहा भट्ट? दानियाल तो कोई नहीं है, तलहा ना हो यार, दोनों भट्ट कितने? मोहम्मद दानियाल भट्ट। बिलाल कादरी, हसीब गजनफर। यस सर। पिछली क्लास की वेबसाइट लगी हुई है सर। किसकी? सर तलहा की, तलहा भट्ट सर।
आए हुए थे आप? जी सर। चलिए, हसीब गजनफर साहब तो हो गए। रिजवान खालिक, हसीब आलम, सर प्रेजेंट। हसीब साहब की आवाज से मुझे याद आ गया, हसीब साहब भी होते हैं। जी सर। और अली आफ्ताब। सर वो मेरे ख्याल से मैंने आपको इनका बताया था, इनके जो दादा जान है उनका हार्ट बाईपास था, तो शायद बताया था मैंने आपको कि नहीं? यार इस क्लास में बताया था ना, वो तो कोई और ये था। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था शायद। अगर आपको नहीं बताया फिर मेरे ख्याल से सर जहांगीर और उनको बताया होगा, सिफात साहब को। क्योंकि एक एक आध बंदे का आपने कुछ मुझे बताया था कि उसका मसला है, तो उसकी तो हमने लीव या प्रेजेंट लगा दी थी उसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो फिर बस फिर सर फिर वो फिर यही थे। ठीक है सर, बस इनकी फिर लीव ही लगेगी आज भी, जिस तरह आप ठीक समझते हैं। चलें इसकी प्रेजेंट लगा देते हैं। क्या हुआ क्या है? सर इनके जो अपना दादा के भाई हैं, उनको सर अपना हार्ट अटैक हुआ था कि 3-4 दिन पहले, तो उनके अपना बाईपास हुआ है। अच्छा चलिए, अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन आमीन। मीना। अली एहसन। सर इसका नहीं पता, मेरे ख्याल से आज आया नहीं है, तो फिर इसकी जाहिर सी बात है एब्सेंट ही लगेगी। मोहम्मद सलमान। यस सर। सुफियान अशरफ। प्रेजेंट सर। सुफियान साहब तबीयत कैसी है? सर अब अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सर, रिकवर हो गया था। एरिक साहब को आते हैं? जी इरफान अली। प्रेजेंट सर। इरफान अली। हमजा फयाज। राबिया नौरीन, ये तो थी। प्रेजेंट सर। और राबिया इकबाल। प्रेजेंट सर। जमील अहमद, ये भी थे। प्रेजेंट दानियाल सर। भट्ट, अच्छा वो दानियाल भट्ट थे, वो तला भट्ट नहीं थे। तला भट्ट है यार या नहीं है? यस सर, है तलाबाट सर। सर जमील अब्बासी भी, सर जमील अहमद अब्बासी भी प्रेजेंट। जी जी, वो तो हो गए, जमील अहमद अब्बासी साहब तो हो गए। इनायतुल्लाह साहब भी थे। प्रेजेंट सर। हाँ जी। महा इम्तियाज भी हैं। प्रेजेंट सर। हाफिज उसामा फिरोज। अब्दुल हन्नान। प्रेजेंट सर। सर वो मेरा पिछली एब्सेंट लगी हुई है सर, मैंने लाहौर था, मैंने मैसेज किया था पर। अच्छा जी। साद नवाज। प्रेजेंट सर। ऐमन महमूद। प्रेजेंट। करामत गौस भी था तो सही, पता नहीं अब है कि नहीं है। अदनान ज़ेब। अवैस अली खान। प्रेजेंट सर। फुरकान आमिर। यस सर। तो पिछली एब्सेंट लगी हुई। चलें। ये अब कौन है जी? अच्छा यार, ये जो ये लोग हैं, ये शकील अहमद और अम्माद और अम्माद मैंने क्लास ली वो थी। आई थी, कॉल आई थी जी। सर फरुख शहजाद सर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई। शकील अहमद प्रेजेंट है सर। फरुख ठीक है जी, शहजाद, वो फरुख शहजाद सर। फरुख किधर है यार? ऊपर मिस कर गए हैं या आस पास नजर आ रहा है नाम आप? सर नाम आया ही नहीं है इधर, इधर तो नहीं नजर आ रहा, शायद ऊपर हो। ये सर, ये शोएब फयाज के ऊपर वाली साइड पे, अदनान खालिद थे नीचे, ये एग्जैक्टली 1026। हाँ हो गया। शकील अहमद प्रेजेंट सर। शकील जी अहमद जी हो गया प्रेजेंट जी, सर। शकील अहमद साहब हो गए। इकरा बीबी। थैंक यू सर। इकरा बीबी, ये मुझे पिछली क्लास में तो नजर आई है। हमजा नवीद। अदील अहमद। सर मैं पिछली क्लास में भी प्रेजेंट था सर, उसमें भी प्रेजेंट लगा ली सर। एक मिनट यार, ये अदील, अदील पीछे नहीं है, दो तो अदनान खालिद थे। ये कौन बात कर रहे हैं? शकील अहमद सर पिछले क्लास में भी प्रेजेंट था सर। मोहम्मद उमैर निज़ाम। अदील सिकंदर।
सर ये दिल सिकंदर क्लास के स्टार्ट में प्रेजेंट थे, तो फिर ये इन्होंने बताया कि मेरे कजन की मेहंदी है तो मैं उधर जा रहा हूँ, तो सर को बता देना। यार वो कौन से वो दो थे, एक तो उसका मैंने वो जो वालदा के लिए गया है, और वो जो दूसरा गया उसका नाम मैंने, हमजा नवीद था सर जो वालदा के लिए गया सर। तो वो उसकी मैंने प्रेजेंट लगाई। सर ये जो ये दिल अहमद की सर पिछले क्लास में आपने मेरे एब्सेंट लगा दी है, मैं प्रेजेंट था उसमें। कौन? हसनैन हसन। हसनैन हसन किधर है? सर वो ये टॉप ऊपर पे चौथे 5-6 पे शायद। हसनैन की क्या स्पेलिंग लिखते हैं? HAS है सर। प्रेजेंट ही है यार। हसनैन प्रेजेंट है यार, क्या कर रहे हो? अच्छा जी, अदील सिकंदर साहब तो हो गए, और उमैर निज़ाम साहब नहीं है, और उस्मान जुबैर, अरुण शहजाद, जुनैद जफर। चलें जी, ठीक है। सर जी जी सर वैसे एक बात पूछनी थी सर, ये अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज पे काम करना हो, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो हमें इस टाइम कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? कि हमने अगर उस पर आगे फ्यूचर में काम करना हो तो किस चीज़ पे ज़्यादा ग्रिप हमें करनी चाहिए, बी लॉ में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स में? इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ। वो हमारा कोई सब्जेक्ट तो नहीं है सर? अब ये असल में आपका मुझे डिग्रीज का वो पता नहीं है, मेरा आप लोगों के साथ पहला एक्सपीरियंस है। स्टॉक्स के साथ जो रिलेटेड है ना जी सर। सब्जेक्ट, वो सर इन्वेस्टमेंट्स सर है। अभी पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं अभी FID पोर्टफोलियो सर। मैनेजमेंट नाम भी पढ़ रहे हैं ना। POI है, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। FID भी है। एक्सक्यूज मी सर। मेरी आवाज आ रही है महा? हाँ, बाकी क्या सर की नहीं आ रही। अच्छा। अच्छा सॉरी यार, वो बीच में पता नहीं क्या हुआ है, वो क्रैश ही कर गया। सर साथ भाई कुछ कहना चाह रहे थे सर। तो साथ साथ वही है, इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है ना, वो रेलेवेंट सब्जेक्ट है आपका उस लिहाज से। नहीं सर, ये मेरा क्वेश्चन नहीं था सर। मैंने आपसे कहना था कि सर मैंने आपको कॉल की थी उस दिन, आपके पास शायद मेरा नंबर नहीं है सर। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, तो सर आपसे मैंने बात करनी है काइंडली सर। अच्छा, अगर कोई गंदी बात नहीं है तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। नहीं सर, वो जरा तो ज़्यादा गंदी बात है। सर जी क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलें। ग्रुप में मेरा नंबर है, वहां से देख के तो कर लें। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाँ जी शाह साहब, बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है। बस जी उसामा, मैंने इसलिए अपनी प्रेजेंट ही नहीं बोली। तो बोल बोल देते सर। नहीं, वो लेक्चर ही पूरा नहीं लिया तो क्लास प्रेजेंट बंदा कर दे, और फिर हाँ ये तो है, बिल्कुल सही बोला आपने। सारी लाइन में प्रेजेंट 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 लगी हूँ,
बता दो जमा आपका बेहतर जान आप लोग सही रूटीन से क्लासेस ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है उसामा, फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।